तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 80G और 80G की तरह कैलकुलेशन कुछ होगी इस्तेमाल यहाँ पर 80G में। सेक्शन 80G है रेंट अगर आप देते हैं उससे रिलेटेड। अब रेंट आप कब देंगे भाई? आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप रेंट देते हैं, लेकिन एक रेंट से रिलेटेड आपको एग्जम्पशन मिलती है सैलरी के चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो फिर वहीं पर ही छूट मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो हम लोग 80GG में डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगेन आपको आउट जाना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। डिडक्शन इंडिविजुअल को अलाउ होगी, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय है तो उसे एचआरए ना मिलता हो। डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब रेंट दिया है, वो भी रहने के लिए, और डिडक्शन मिलेगी अगर असेसी खुद रहता है या बच्चे बीवी बच्चों के लिए उसने ले रखा है या एचयूएफ में वो फैमिली मेंबर है। इफ असेसी क्लेम एनी हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो उसे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में उसने लिखा है कि उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू नील है, तो उसको फिर 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो जो उसने रेंट के लिए खर्चा किया है। डिडक्शन होगी 3 पॉइंट, उसमें जो मिनिमम हो। हम याद करें एचआरए में क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। यहाँ पर तो सैलरीड एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी की जगह एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का तरीका वही है जो अभी अभी हमने 80G में सीखा था। 112, 112A, 111A और सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G वहां पर हटाई थी, एक्सेप्ट 80G हटा दी। तो अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां 80G में भी आपको निकालनी है ग्रोस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, और 80G में भी निकालनी है, तो उसमें एक्स और वाई मान के इक्वेशन बनाकर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगी वो नहीं निकलेगी, वो नहीं निकलेगी ये नहीं, क्योंकि इसमें अपनी डिडक्शन के अलावा सारी डिडक्शन माइनस करनी। तो ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी कम होती है। हम तो करते थे पहले, अब मैंने कई सालों से देखा नहीं। फिर हम एचआरए में लेते थे, एक अमाउंट था एचआरए में, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक 40% और 50% था, यहाँ पर 25%। तो 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम और यहाँ पर 5,000 रुपीज पर मंथ का फिक्स अमाउंट। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो हमें 80G में डिडक्शन मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 से समझते हैं कि वो कैसे होगा। मिस्टर एक्स है और वो इलाहाबाद में काम करते हैं और उन्होंने कहा है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर जा रहे हैं। जीटीआई दी है, 80D दिया है, 80G दिया, 80C दिया है और 80G भी है। इन्होंने 3500 पर मंथ के लिए रेंटेड एकोमोडेशन के लिए पैसा दिया है। तो सबसे पहला काम तो ये कि हमसे पूछा है टोटल इनकम। अगर हमसे पूछा होता है 80G तो वो निकालते, टोटल इनकम पूछा है तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हेडिंग वगैरह मैं डाल नहीं रहा हूँ। ग्रोस टोटल इनकम 1,80,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U और 80D है, 80C है पहले 12,000, 80D है 9,000, 80G भी है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डाला है तो 100% है, कैटेगरी ए वाला।
तो 100% वाला विदाउट एनी लिमिट है 21,000। तो ये डिडक्शन तो सीधा सीधा हो गया। अब 80GG के लिए मैं वर्किंग नोट में काम कर देता हूँ। तो वर्किंग नोट में पहले मैं एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो हर जगह जरूरत पड़ेगी, फिर दिक्कत आएगी। तो एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम के लिए मुझे क्या करना है, ग्रोस टोटल इनकम में से लेस करना है इस क्वेश्चन में 80C, 80D एंड 80G। तो जो अब तक का है सब लेस कर दीजिए, कितना आ गया 1,38,000। अब 80G के लिए मिनिमम चाहिए नंबर 1 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। रेंट पेड है 3500 पर मंथ, तो कितना हो गया 3500 पर मंथ के हिसाब से, माइनस 10% ऑफ 138 मतलब 13,800, तो कितना अमाउंट आ गया 28,200। सेकेंड पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, 1,38,000 का 25%। थर्ड पॉइंट है ₹5,000 पर मंथ, तो ये आ गया 60,000 रुपीज। मिनिमम इज 28,200, तो 28,200 की डिडक्शन दे देते हैं। सारी की सारी डिडक्शंस मिलाकर कितने की हो गई 70,200। तो टैक्सेबल इनकम हो गई 1,09,800। क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर एक्स एक डॉक्टर है न्यू दिल्ली में, और हमें बता रखा है कुछ इंफॉर्मेशन। हमसे कहा है टोटल इनकम निकालिए, और ये डिफॉल्ट टैक्स से बाहर जा रहे हैं। देखिए, अगर ये डिफॉल्ट टैक्स से बाहर जाने की बात नहीं करेंगे ना, तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम दे रखी है हमें 2 लाख रुपए। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 12,000, 112 44,000, तो यही है इनकी कैपिटल गेन की इनकम 56,000। अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेज में है कैमल रेस से जीते हैं 6,800। हॉर्स रेस में जुआरी लग रहे हैं पक्के 8,000। डॉक्टर हैं, शौक क्या क्या पाल रखे हैं। लॉटरी से 6,400। अदर 40,000। टोटल 61,200। और ग्रोस टोटल इनकम 3,17,200 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। क्या क्या है, इन्होंने रेंट दिया है DG, डोनेशन दिया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में, अब तो नहीं मिलेगा ये। और नेशनल डिफेंस फंड में कैश में दिया, ये तो ये भी नहीं मिलेगा, है ना। तो केवल DG मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग 80GG के लिए यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि एक ही है डिडक्शन। तो सबसे पहले है
रेंट पेड minus 10% of adjusted gross total income. adjusted gross total income आएगी 3,17,200 माइनस 56,000 261 तो रेंट पेड रेंट है इनका 32,000 माइनस 26,120 5,880 यही होगा मेरे ख्याल से सबसे कम 5,880 सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम तो 2,61,200 का 25% 65 और 5,000 पर मंथ 60,000 तो सबसे कम तो यही आ रहा है यही डिडक्शन मिल जाएगा और टैक्सेबल या टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 3,11,320 ठीक है Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 मिस्टर एक्स हैं इनकी पीजीबीपी की इनकम है 5 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैजुअल इनकम रेंट दे रहे हैं डिपॉजिट किया है और एटीजी की डबल जी की सारी कंडीशन है हमें टैक्स निकालना है कि कितना टैक्स आएगा अगर ये जा रहे हैं बाहर नॉर्मल हमारा जो टैक्स रिजीम है उससे बाहर जा रहे हैं 115 BAC से बाहर जा रहे हैं तो पीजीपीपी की इनकम इनकी लिखते हैं 5 लाख रुपए कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में हमारे पास है 2 लाख रुपए और ट्रिपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 3 लाख है अदर सोर्सेस में कैजुअल इनकम है 1 लाख रुपए तो ग्रोस टोटल इनकम हमारी आ गई 11 लाख लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U इन्होंने 30,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं हाउस होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक 80C में डिडक्शन मिलेगी 30,000 और 80GG में मिलेगी 40,000 पर मंथ का रेंट दे रहे हैं तो वर्किंग नोट में ही निकाल लेते हैं पहले एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं तो हमारा 11 लाख में से 2,30,000 3 लाख 5 लाख है 5 लाख 30,000 और 30,000 5,70,000 5 लाख 70 Yes, sir. अब फर्स्ट पॉइंट है 80GG में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम 42,000 पर मंथ 40,000 पर मंथ का रेंट दे रहे हैं और इसमें से 57,000 लेस हो जाएगा 10% इसका 4,23,000 सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम 1,42,500 थर्ड है 5,000 पर मंथ तो मिनिमम जो है वो 60,000 आ गया
तो 60,000 रुपीज की डिडक्शन मिल जाएगी 80GG में। टोटल डिडक्शन 90,000 और टोटल इनकम 10,10,000। बात करते हैं एक नई डिडक्शन की जो है 80GG। ये हम पहले पीजीपीपी में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम पीजीपीपी में हैं और साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो 35 में डिडक्शन मिल जाती है हम लोगों को। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास पीजीपीपी है ही नहीं और हम डोनेशन देते हैं तो 80GG में डिडक्शन मिलती है। द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन is available to all assessee whether resident or non resident। तो एन इंडिविजुअल HUF और AOP और BOI और आर्टिफिशियल पर्सन 80GG तभी मिलेगा अगर वो जा रहे हैं 115BAC से बाहर। ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब पीजीपीपी नहीं है, क्योंकि पीजीपीपी होने पे 35 सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। अगर ये और कहीं डिडक्शन का आपने बेनिफिट ले लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, ये हर एक पर अप्लाई होती है बात। और अगर 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करा है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ 10,000 है, बाकी 2,000 था कहीं ना कहीं। और डिडक्शन है 100% ऑफ सम पेड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 4 लाख। इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है, तो डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम भी इनकी 4 लाख ही है, क्योंकि और कोई तो इनकम है नहीं। इसमें से डिडक्शन मिल जाएगी 80GG में 100% ऑफ डोनेशन मतलब 12,000 और इनकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 3,88,000। ठीक है, इन्होंने कहा टैक्स लाइबिलिटी। मेरे ख्याल से किसी एक आध क्वेश्चन में और टैक्स लाइबिलिटी पूछा था और मैंने केवल टैक्स निकाल दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। हमसे कहा है कि आप निकालिए टैक्स लाइबिलिटी और मैंने केवल और केवल क्या कर दिया, टैक्सेबल इनकम ही निकाल करके खत्म कर दिया काम। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। इसमें 10,10,000 रुपए की जो मेरी इनकम है, इसमें 1 लाख रुपए की कैजुअल इनकम है जिसपे 30% का टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर तो सीधा सीधा 30% का टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए पर सीधा 20% का टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए पर सीधा 15% का टैक्स रेट लगेगा। जो बचेगा उस पर नॉर्मल स्लैब रेट। तो क्या बचा इसमें, 4,10,000। अब अगर ये 4,10 है, 2.5 लाख से कम होता है ना, तो इसका मतलब हमें और कहीं पर भी एग्जम्पशन देनी पड़ती, जो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 111A में से कर सकते थे, तो 112 में से करते क्योंकि इस पर 20% का टैक्स रेट लग रहा है। तो इस पे 2.5 लाख रुपए तक नील। अगला 1,60 बचा है, 1,60,000 के ऊपर हम लोग निकाल देते हैं। टैक्स कितना आएगा, 5%, 8,000। तो ये हो गया 8,000। 3 लाख का 15%, 2 लाख का 20%, 1 लाख का 30%, 30,000। टोटल मिलाकर 1,23,000 प्लस सेस 4%, 4,920 और टोटल टैक्स 1,27,920। ठीक है। और किसी में तो नहीं निकालना था ना टैक्स, इसी क्वेश्चन में था मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमसे कहा है टैक्स निकालिए।
2,50,000 पे नील, बचा कितना 1,38,000। Yes, sir. इस पे 5% 6,900. माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A ₹12,500 और 6,900 whichever is less if taxable income is up to 5 lakh तो 6,900 तो टैक्स लाइबिलिटी नील आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं डबल जी बी की। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पीजीपीपी के चैप्टर में। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो हमें डिडक्शन मिलती है या तो 80 डबल जी बी में या डबल जी सी में। तो अगर कंट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है, केवल और केवल कंपनी ने किया है तो डबल जी बी में, और अगर अदर देन कंपनी है तो अदर देन कंपनी तो 80 डबल जी सी में 100% विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पैसा जमा करो। ठीक है, QQB, सेक्शन QQB ये है रॉयल्टी इनकम ऑथर्स की। जैसे ऑथर होते हैं, बुक वगैरह नॉवल लिखते हैं, उन पर उनको पब्लिशर के थ्रू रॉयल्टी मिलती है, उस पर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, 115 BAC से आपको बाहर जाना पड़ेगा। डिडक्शन मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो ऑथर है या जॉइंट ऑथर है अदर देन टेक्स्ट बुक्स। इसका मतलब जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चों की पढ़ाई की किताबें हैं उनके ऊपर जो ऑथर को रॉयल्टी मिलती है उस पे QQP की डिडक्शन नहीं मिलेगी। लिटरेचर, आर्टवर्क या साइंस फिक्शन होना चाहिए, डिडक्शन। स्कूल गाइड्स, कमर्शियल न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्फलेट या और कोई इस टाइप का पब्लिकेशन है तो वहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आ रहा है तो 6 महीने के अंदर अंदर प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद पैसा इंडिया के अंदर आ जाएगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन या तो आप अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर दें, उससे इकट्ठा पैसा लमसम मिल जाए, या रॉयल्टी मिलती रहे। अमाउंट आएगी 100% ऑफ इनकम 3 लाख रुपीज या 15% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड सेल्स। ठीक है, लमसम होगा तो फिर बुक वैल्यू ऑफ सेल वाली सी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि लमसम में तो इकट्ठा पैसा ले लिया। तो मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख है। अगर रॉयल्टी इनकम जितनी है वो 3 लाख, या अगर बुक भी सोल्ड हो रही है तो सेलिंग प्राइस का 15%। क्वेश्चन नंबर 22, मिसिज एक्स ऑथर है, साइंटिफिक नेचर की एक बुक है जिसका MRP 500 है और 2000 कॉपी सेल हुई है। रॉयल्टी 50% इन्हें मिली है और इन्होंने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, जिसकी रीपेमेंट इन्होंने करी है वो बता रखी है। पहली बार हुई है। 8 साल तक आपको 80E में एजुकेशन लोन का डिडक्शन मिलता है। ट्यूशन फी अपने बच्चे के स्कूल के लिए करिए 80C मिलती है। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है अगर वो 115 AC से बाहर जा रही है तो इनकी जो इनकम है केवल रॉयल्टी इनकम है और कुछ तो इनकम है नहीं। तो रॉयल्टी कितनी इनकम है, 2000 यूनिट्स बिकी हैं, 500 रुपए की एक है और इन्हें 50% की रॉयल्टी मिलेगी। कितना अमाउंट मिलेगा एज ए रॉयल्टी,
5 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। सेक्शन 80C बच्चे को पढ़ाई के लिए ये 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 80C में 3,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी इनको। इन्होंने 80E में डिडक्शन लेनी है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट इन्होंने दिया 20,000 रुपये का। प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं मिलती डिडक्शन, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, और एक 80QQB में मिलेगी इनको डिडक्शन। तो यहां पर हमारा क्या था, 3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था कि रॉयल्टी इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट क्या था, मैक्सिमम 3 लाख। और तीसरा पॉइंट था कि 15% सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस 10 लाख है ना, उसका 15% 1,50,000। तो तीनों में सबसे कम क्या है, 1,50,000। तो 1,50,000 की डिडक्शन इन्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इनका टोटल इनकम 3,27,000। इस पे 2,50,000 पे नील, बाकी कितना बचा, 327 माइनस 2,50,000, 77,000 पे 5%। रिबेट 87 है, नील हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एक राइटर है और इनको रॉयल्टी मिली है। हमें टैक्स से निकालना है, टोटल इनकम भी निकालनी है। तो पीजीबीपी में इनकी 4 लाख रुपए की इनकम है, और अदर सोर्सेज में इनकी रॉयल्टी की इनकम है। रॉयल्टी ने 42,000 रुपीज की मिली है, लेकिन उसके लिए इन्होंने 8,000 रुपए का खर्चा किया, तो इनकी इनकम हो जाएगी 34, और ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी 4,34,000। इसमें से डिडक्शन हम दे देते हैं अंडर सेक्शन QQB 80 QQB। एक्चुअल अमाउंट रॉयल्टी, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख है ना, और रॉयल्टी क्या, रॉयल्टी इनकम तो 34,000 ही है, खर्चा लेस करने के बाद जितनी इनकम इंक्लूड हुई है उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। और कोई बुक्स का 15% ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं, बुक्स कितने की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं उससे ज्यादा ही अमाउंट होगी। तो इन दोनों में से कम कितना है, 34,000 रुपये इन्होंने पीपीएफ में जमा किया। 80C 70,000 रुपये 80C में भी मिलेंगे इन्हें। तो इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, टैक्स की बात करें तो 2,50,000 पे नील, 80,000 पे 5%, कितना आया, रिबेट 12,500 या 4,000 जो भी कम हो, तो रिबेट दे देंगे इनको 4,000 रुपए की। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB पेटेंट के केस में मिलती है ये,
और अगेन आपको 115BAC से बाहर जाना पड़ेगा। डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जो पेटेंटी खुद है और पेटेंट 142,003 या उसके बाद में रजिस्टर्ड हुआ हो। रॉयल्टी इनकम अगर बाहर इंडिया के बाहर से है तो हमारा 6 महीने के अंदर अंदर प्रीवियस ईयर के एंड होने पर पैसा आ जाना चाहिए। डिडक्शन वही है जो हमारा QQB में था, बस यहाँ पर 100% और 3 लाख ये तो दो सेम ही है। वहाँ थर्ड पॉइंट में था कि बुक वैल्यू का 15%, यहाँ है जो रॉयल्टी फिक्स की गई है इंडियन पेटेंट एक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रॉयल्टी ने 5 लाख रुपए पेटेंट की वजह से मिली है और बाकी पेमेंट और सब डिडक्शन के बारे में ही बातचीत हो रही है। तो इनकी ग्रोस टोटल इनकम तो वही आ जाएगी 5 लाख रुपए रॉयल्टी से लेस डिडक्शंस। तो इन्होंने 30,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को चेक से दिए। तो कौन सा सेक्शन है ये? 80 GG A, GG A नहीं है, GG C है। GG A के अंदर तो हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हैं तो वो मिलती है। इन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी दी है, ठीक है, और ये जिनके लिए दी है वो है मेजर, देखो, और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन को वो भी 18-21 से ऊपर तो वैसे भी नहीं मिलती। LIC दिया है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, 80CCC में भी है। तो 80C में डिडक्शन इन्हें मिलेगी। LIC प्रीमियम इन्होंने दिया है। अब LIC प्रीमियम 1 लाख रुपए पे 25,000 दिया है जो 25% है, जबकि 2017 में ये पॉलिसी थी। तो हमारी 2012 के बाद की पॉलिसी पे केवल कितना मिलता है? 10%। तो इसका 1 लाख का 10% कितना मिलेगा हमें? एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 1 लाख का 10% 10,000 रुपए मिलेगा हमें। दूसरा, इन्होंने हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करी है ना, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करी है, इसे 80C में डिडक्शन 50,000 मिलती, तो 60,000 की डिडक्शन तो 80C में मिल जाएगी इन्हें, ठीक है। 80CCC में LIC फंड में पैसा डाला है, टोटल मिलाकर 1.5 लाख है दोनों का मिलाकर, तो वो भी है। तो 80 लिमिट में ही है अभी। 80CCC में 20,000 रुपए मिल जाएंगे इनको, ठीक है। और 80GGC में 100% अमाउंट जो भी ये छूट दे रहे हैं। और 80 अभी हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? QQB में हमें रॉयल्टी बुक्स वगैरह से मिलती है और RRB में हमें डिडक्शन मिलती है पेटेंट वाली रॉयल्टी से। और ये हमें रॉयल्टी के लिए 3 पॉइंट है। रॉयल्टी इनकम 3 लाख या जो पेटेंट ने डिसाइड किया है, मान लेते हैं उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया होगा, कुछ दिया नहीं तो 5 लाख ही है ना। तो इन दोनों में से जो भी कम हो 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी और हमारा टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 90,000, ठीक है। तो 90,000 रुपए की टोटल इनकम आएगी। कोई डाउट है इसमें? 80TTA डिडक्शन मिलती है अगर आप सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 80TTA में डिडक्शन मिल जाती है। ये डिडक्शन
सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन, उसमें ज्यादा डिडक्शन मिलती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो ज्यादातर पैसा बैंक में ही जमा कराते। डिडक्शन तभी मिलेगी जब इसका इनकम आप टैक्सेबल अदर सोर्सेज में लिखोगे। डिडक्शन 10,000 रुपए मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर एक्स 62 साल के, तो सीनियर सिटीजन को तो 80 AA मिलने वाली है नहीं, है ना। तो हम लोग एक बार TB भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि गलती से ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 25 TB के बाद में आना चाहिए था। शायद आगे मैं इसको ठीक कर दूं, फिलहाल तो यही है 80TB। 80TTB में और 80AA में क्या फर्क है? AA सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन के लिए है। बैंक से इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से मिला हो, और यहाँ पर 50,000 तक की लिमिट है, और यहाँ पर FD का इंटरेस्ट भी है। तो दोनों में क्या फर्क है? AA में TB केवल इंडिविजुअल के लिए, AA इंडिविजुअल HF दोनों के लिए है, और AA 60 साल से नीचे वालों के लिए है, और 60 साल या उसके ऊपर के लिए TB है। AA के लिए नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, लेकिन TB के लिए रेजिडेंट ही होना चाहिए। यहाँ पर AA में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है अदर देन टाइम डिपॉजिट, मतलब FD के अलावा इंटरेस्ट है कि सेविंग अकाउंट का ही है, मेनली इनकम अकाउंट की इंटरेस्ट की है। TB में दायरा बढ़ाया है, सेविंग अकाउंट के लिए RD हो, FD हो, मंथली इनकम स्कीम हो, कुछ भी हो, बैंक, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस सब पर है, और अमाउंट का भी डिफरेंस है 10,000 और 50,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में क्योंकि ये 62 इयर्स के हैं, तो इन्हें TB में बेनिफिट मिलेगा। और ये भी एक ऐसी डिडक्शन है जो बहुत ज्यादा लोगों को मिलती है प्रैक्टिकली, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर तो इंटरेस्ट लगभग सबका होता ही है। तो मिस्टर एक्स हैं, 62 इयर्स के हैं, और इनकी इनकम 5,50,000 रुपए है। इन्हें इंटरेस्ट मिला है 14,500 रुपए। प्रोफेशनल इनकम दी गई है 14,500 सेविंग अकाउंट से। हमें टोटल इनकम निकालना है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो PGBP 5,50,000, अदर सोर्सेस में 14,500, तो ग्रोस टोटल इनकम हो गया 5,64,500। अब इन्हें डिडक्शंस मिलेंगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में दिया है 25,000 रुपए, ठीक है, और डिपेंडेंट पेरेंट्स की लाइफ के लिए है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी 19 में ली गई थी, और सम एश्योर्ड है 1,25,000 रुपए। तो सबसे पहली बात करते हैं पेरेंट्स की अमाउंट पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। कैश में दिया है 25,000, तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं? कितना अमाउंट था कि कैश में नहीं होना चाहिए? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम कैश में तो दिया जा सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पेरेंट्स के लिए दिया है, और हमारा 80C में लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एसएससी अपने लिए, स्पाउस और बच्चों के लिए लिया जा सकता है, तो इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम मेजर सन के लिए लिया है जो डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था 80C में कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है, उस सिचुएशन में उसको मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा। डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट हो ना हो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन ये पॉलिसी है 2019 में, और हमें पॉलिसी अमाउंट का 10% मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मेजर सन की लाइफ पर 1,75,000 का 10% या प्रीमियम है 27,000, जो भी कम हो तो 17,500 रुपये, तो इस पर इन्हें रिडक्शन मिल जाएगी। फिर इन्होंने अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस कराया है, और वो 2017 में पॉलिसी थी 2 लाख की, तो 2 लाख का 10% या 22,500, जो भी कम हो तो 20,000, तो 37,500 रुपए तो 80C में डिडक्शन मिल रही है इनको। फिर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलेगी 80D में 13,500 रुपए का, 25,000 रुपए तक का करा सकते हैं। 13,500 रुपए कराया है, और साथ ही साथ 1,500 रुपए का हेल्थ चेकअप है, तो वो भी मिल जाता है 5,000 रुपए तक, मिलाकर 25,000 रुपए तक होना चाहिए। तो ये तो 15,000 ही मिल रहा है, तो 80D में डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट दिया है MBA कोर्स करने के लिए 80E, तो 6500 रुपए का जो इंटरेस्ट लिया है ये 80E में मिल जाएगी डिडक्शन। ठीक है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट, मतलब कि इन्होंने 80GC में जो इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टी इन सब से रिलेटेड है वो मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 80GC था। अनलिमिटेड अमाउंट है, यहाँ अमाउंट की कोई टेंशन नहीं है। और सेविंग बैंक अकाउंट की इनकम 14,500 रुपए है इनके पास, है ना। तो 80TTB, क्योंकि ये 60 साल से ऊपर है, तो 14,500, या इनके लिए जो लिमिट होती है वो कितनी है 80TTB में। 80TTA में लिमिट है 10,000 रुपए, और 80TTB में कितनी लिमिट है 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हमें 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है, और हम केवल 14,500 रुपए की छूट लेना चाहते हैं, तो 14,500 रुपए की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल डिडक्शन के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कितनी आएगी 4,80,500। क्वेश्चन में पूछा क्या है, टैक्स या टैक्सेबल टोटल इनकम, तो टोटल इनकम पूछा है बस हमसे, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है। अब हमारे पास है 80U। देखिए सेक्शन 80U हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने कहा था 80DD में डिसेबल डिपेंडेंट में कि सब कुछ 80U वाला ही है। ठीक है। तो अगर 40% या उससे ज्यादा है डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी लेस देन 40% है तो इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 40% या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन 80% है तो 75,000 फ्लैट, और अगर 80% या उससे ज्यादा है तो 1,25,00,000 रुपया, और कहीं डिडक्शन ना ले रहा हो, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स है फिजिकली 85%, मतलब 80U में 1,25,00,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। तो कैंसर से वो पीड़ित हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भी DD-B के अंदर भी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि DD-B में इलाज कराने पर खर्चा मिलता है। तो इनकी टैक्सेबल सैलरी है, तो सैलरी इनकम आ जाएगी।
96,000 और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग मेड बाय सेल्फ, तो इसका मतलब पीजीपीपी में आ जाएगा 3 लाख रुपए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेस में आ जाएगा, डिविडेंड अदर सोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। एफडी करवाया 80C में 5 साल या उससे ज्यादा। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ हाउस 80GG में डिडक्शन मिलती है अगर घर किराए का लिया होता है तो, ठीक है, तो 80GG में डिडक्शन मिल जाएगी इनको। डोनेशन दिया है 80G में मिलेगी, हैंडीकैप्ड है 80U में मिलेगी डिडक्शन। टोटल कितना हो गया ग्रोस टोटल इनकम 4,66,000 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो 80C में डिडक्शन मिल रही है इन्हें 10,000 रुपए की, 80G में डिडक्शन मिल रही है इन्हें 100%। अच्छा, गंभीर बीमारी का भी इलाज कराया है 80DB में, ठीक है, तो इन्होंने 30,000 रुपए खर्च करे हैं, लेकिन इनको 10,000 रुपए एम्प्लॉयर से मिल गए, तो हेल्थ इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर से कोई भी पैसा वापस मिलता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है ना। और इसमें मेरे ख्याल से 40,000 रुपए तक है अगर नॉर्मल है, और सीनियर सिटीजन के केस में वो 1 लाख कितनी अमाउंट है डबल DB में, मुझे बताइए अमाउंट कितना है। 40,000 रुपए मैक्सिमम, हाँ यही बोला था मैंने अभी अभी आपको, तो 40,000 और 1 लाख रुपए है, तो ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं, तो 40,000 रुपए तक की इसको डिडक्शन मिल सकती है। 80G में ये ए कैटेगरी है, नेशनल रिलीफ फंड 100% मिल जाएगी, तो 4,000 रुपए ये मिल जाएगी, है ना। 80GG में और 80U में सेवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। 80GG वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं, तो ग्रोस टोटल इनकम 4,66,000 माइनस डिडक्शंस, तो कितनी हो गई सारी डिडक्शन, लेस कर दीजिए, कितना एडजस्टेड जीटीए 3,27,000 139 139। अब फर्स्ट पॉइंट में है रेंट पेड माइनस 3,07,000 हो गए, 3,000 कम होगा, 3,07,000 और वो 1,59,000 159 और 3,07,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, तो रेंट दिया हुआ है 50,000 माइनस 30,700, कितना आ गया 19,300। 25% ऑफ 70, थर्ड है 5,000 इंटू 12 60,000, तो मिनिमम 19,300 रुपए आ गया।
तो 19,300 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी 80GG में, और टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 2,87,000। ठीक है। 80JJAA, तो ये डिडक्शन मिलती है नए वर्कर के केस में, और ये एक डिडक्शन ऐसी है कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहते हैं तो भी डिडक्शन मिल जाती है ना। लेकिन ये केवल रिजीम कोई भी हो डिडक्शन मिलती है, ठीक है। हर एक टाइप के एसएससी को डिडक्शन मिलती है, उसे ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। पीजीपीपी की इनकम होना जरूरी है उसके लिए। डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड सच डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वाज इंकर्ड। तो आप नए एम्प्लॉय रखते हैं अपने पास, तो जितने भी आपकी नए एम्प्लॉय की कॉस्ट है उसका 30% 3 साल तक आपको मिलेगा। डिडक्शन मिलने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशन क्या है? नो डिडक्शन shall be allowed if the business is formed by splitting or restructure of existing business। सपोज आपने कोई बिजनेस का हिस्सा तोड़ दिया और एक नया टुकड़ा बन गया। वो नया टुकड़ा कहेगा कि पहले हमारे वर्कर नहीं थे, अब हमारे नए वर्कर हैं, तो हमें एडिशनल डिडक्शन तो नहीं मिलेगी। इफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय द assessee by way of transfer from any other person, अगर मैंने किसी और बिजनेस से किसी और का बिजनेस खरीदा तो मैं कहूंगा पहले तो नहीं था, अब है, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। Unless the assessee furnishing along with ITRA report of CA giving particulars in respect of these prescribed before 30 September of assessment year, क्योंकि उसको 44AB में ऑडिट भी कराना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ RTI 139(1) में वो दे रखा है, जिनको ऑडिट कराना होता है उनकी डेट है 31 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले देना होता है, तो इसलिए 30 सितंबर है। अब डिडक्शन है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट? अगर नया बिजनेस है तो पहले साल जो भी हम बिजनेस दे रहे हैं वो सारा का सारा ही एडिशनल है, तो सारा आ जाएगा। अगर पुराना बिजनेस है और हमने नए एम्प्लॉयज को रखा है ना, वो वाला अमाउंट। However, no deduction shall be allowed if there is no increase in the number of employee from the number of employee as the last। आपने केवल सैलरी बढ़ाई है अमाउंट, आपने अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं बढ़ाए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, इमोल्यूमेंट्स आर पेड इन मैनर अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको मतलब उनको कैश में पेमेंट नहीं करना है। अब एडिशनल एम्प्लॉय का क्या मतलब है? तो एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। मतलब एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब जो नए एम्प्लॉय आए हैं, जो पिछले साल नहीं थे, पिछले साल के आखिरी में नहीं थे, अब नए आए हैं। लेकिन कौन से एम्प्लॉय नहीं होंगे? जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है पर मंथ। क्यों? क्योंकि हम लोग डिडक्शन इसलिए दे रहे हैं, मजदूर टाइप के लोगों को रख रहे हैं अपने पास, गरीब लोगों को रख रहे हैं। आप एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उनके लिए हम आपको डिडक्शन क्यों दें? एन एम्प्लॉय फॉर whom the entire contribution paid by the government under the employees pension scheme notified in the employee fund। तो अगर मान लिया किसी का एम्प्लॉय है और उसका सारा एम्प्लॉय का पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है ना, पेंशन का सारा पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कह रही पहले हम पे इतना बर्डन है इन एम्प्लॉयज की वजह से, अब हम और आपको छूट इसमें नहीं देने के। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कई बार क्या हो, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास है, कुछ समय के लिए हमने रख लिया, तो लिखा है कि 240 दिन से कम है तो हम उसको नहीं मानेंगे कि वो नया एम्प्लॉय है। इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर लेदर एक्सेट्रा मिनिमम
हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम टू 42। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो थोड़ा कम काम होता है जहां पर, तो उसके लिए इन्होंने 150 दिन की कंडीशन रखी है और बाकी बिजनेस के लिए 240 दिन की कंडीशन है। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द आरपीएफ, अगर आरपीएफ नहीं है तो भी हम उसे एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, एडिशनल एम्प्लॉय। तो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए 25,000 से कम सैलरी हो, पहले ना हो, वो हमारे पास नए नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हो, और मान लिया कुछ एम्प्लॉय 500 एम्प्लॉय है, पिछली बार 100 एम्प्लॉय निकाल दिए, कितने हो गए? 500 में से 100 निकाल दिए, 400 रह गए। अब 50 नए ले लिए, 450। तो आप ये नहीं कहेंगे नए 50 है तो उस पर दो, 500 से ज्यादा होंगे तब हम आपको डिडक्शन देंगे। नोट है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड मे बी लेस देन द स्पेसिफाइड। तो अगर पहला साल है तो 240 या 150 दिन से कम हो सकता है क्योंकि नया बिजनेस है, लेकिन अगले सालों में ये कंडीशन अप्लाई रहेगी, है ना? बट सब्सिक्वेंटली द एम्प्लॉय में हैव बीन कंटिन्यूड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज इन द सक्सीडिंग ईयर, ही विल बी डीम्ड टू बी कंसीडर्ड ए न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि 3 साल तक मिलती है ना डिडक्शन। चलिए एग्जांपल करते हैं 11। सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने नए एम्प्लॉय रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर और सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 250 दिन के लिए काम कर रहा है मिस्टर ए ने, तो ये एडिशनल एम्प्लॉय के मीनिंग में आ जाएगा या नहीं? बी ने 100 दिन के लिए काम करा है, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। तो इनका जो मिस्टर ए है वो एडिशनल एम्प्लॉय माने जाएंगे, लेकिन बी नहीं माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने काम कम करा है। ठीक है, हाँ एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात, नया एम्प्लॉय आपने रखा तो जरूरी है कि आपने साल के शुरू में रखा हो, साल के बीच में रखा, साल के एंड में रखा, तो उसके 100 दिन, मान लिया बी को हमने रखा ही 100 दिन पहले, साल खत्म होने से पहले, तो वो इस साल तो हमारा न्यू एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अगले साल भी वो काम कर रहा है और अगले साल 240 दिन से ज्यादा काम कर रहा है, तो अगले साल के लिए नया एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें 30% ऑफ एडिशनल पेमेंट है, तो एडिशनल पेमेंट में क्या क्या है इसमें लिखा है, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय टू पेंशन फंड, आरपीएफ वगैरह ये ऐड नहीं होगा, और अगर लमसम पेमेंट हुआ है कुछ एम्प्लॉय को, सुपर एनुएशन, वॉलंटरी, ग्रेचुटी लीव, ये सारी चीजें टोटल में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर सत्या है, एक मैन्युफैक्चरर है नवी मुंबई में, ऑन 31 मार्च 2023। तो इन्होंने 120 वर्कर हैं 31 मार्च 2023 को, पिछले साल के अंत में, है ना? इन्होंने 140 नए वर्कर रखे हैं, 15 कैजुअल, 25 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है, 40 एम्प्लॉई 1/4/23 को, 35 एम्प्लॉई 1/5/23 को, 25 एम्प्लॉई 5/8/23 को। हमें डिडक्शन निकालना है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए डबल जे डबल ए में क्या मिलेगी इनको, अगर वेजेस हम हर एक को 3,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं और इनका जो प्रॉफिट है वो 5.5 लाख रुपए है, तो इनको जो पीजीपीपी है इनका वो कितना हो गया? 5.5 लाख रुपए। अब जो कैजुअल वर्कर हैं, ये तो कैजुअल होते हैं जो आते हैं जाते हैं, तो ये तो एलिजिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी एलिजिबल नहीं है। जो 40 वर्कर साल के शुरू में इन्होंने 365 काम किया है तो ये एलिजिबल है। 35 वर्कर ने 1 मई को आए हैं, ये भी मेरे ख्याल से 240 दिन हो रहे हैं आराम से। ये जो 5/8 को आए हैं ये 240 दिन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इस साल नहीं आएंगे, अगले साल आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी पीजीपीपी की इनकम है 5,50,000, विच इज ऑल्सो ग्रोस टोटल इनकम। डिडक्शन मिलेगी 80 डबल जे डबल ए में। अब इनकी सैलरी कितनी आ रही है? 40 एम्प्लॉय की
कितनी एम्प्लॉई आ रही है पूरे 12 महीने के लिए ना? 3000 कितना? 14,40,000 और ये है 35 एम्प्लॉई 11 महीने कितना आ रहा है 11,50,000 टोटल? 25,95,000 30% मिलेगा कितना? 7,78,000 778,500 लेकिन इतनी तो इनकम ही नहीं है ना? तो 5 लाख विच इज लेस, तो 5,50,000 इन्हें डिडक्शन मिल जाएगा और टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगा। ठीक है, अगर और कोई इनकम होगी तो अलग बात है, अदरवाइज ठीक है। तो ये था हमारा अब चैप्टर में हमने सारी डिडक्शन देख लिया, उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया है। तो 80C की डिडक्शन थी हमारी 1,50,000 रुपए। डिडक्शन 80C से 80U मिलती है हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेसिस पर नहीं मिलती है। GTI से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, है ना। 80CCC में पेंशन फंड जो स्पेशल थे, लेकिन ये भी 1.5 लाख की लिमिट में आ रहा था। 80CCD में हमारा CCD अलग अलग टाइप का था, कुछ गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही थी या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वाला 150 की लिमिट में आ रहा था, एम्प्लॉयर का अलग से आ रहा था। और एक आपको अलग से भी एक पेंशन फंड में मिला था, जहां 50,000 रुपए तक की आपकी छूट मिल रही थी आपको। CCE कहता है कि आपको 80C CCC और CCD1 में जो डिडक्शन है वो 1,50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। 80D हेल्थ इंश्योरेंस था, जहां पर फैमिली जो SSC की है उस पे 25 और उसके पेरेंट्स 25 और सीनियर सिटीजन होने पे 50,000 रुपए, और साथ ही 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप का पैसा। DD में डिसेबल डिपेंडेंट है, फ्लैट 75 या 1,25 डिसेबिलिटी के हिसाब से। DD में 40,000 या 1 लाख था सीनियर सिटीजन के केस में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। 80 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ओनली डिडक्शन मिलता है 8 साल तक के लिए। EE में जो डिडक्शन मिलता है आप लोगों को हाउस खरीदने के लिए मिलता है। EA में भी हाउस खरीदने के लिए मिलता है, कंडीशन होती है इसमें कुछ सेटिस्फाई करनी पड़ती है। EB में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डिडक्शन मिलता है। 80G में आपकी 4 कैटेगरी थी, ए कैटेगरी में 100% विदाउट लिमिट, बी कैटेगरी में 50% विदाउट लिमिट, सी कैटेगरी में 100% विद लिमिट एंड डी कैटेगरी में 100% विद 50% विद लिमिट। लिमिट होता है ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शंस, और 112, 112A और 111A को हटा देते। G में हमें रेंट देने पर डिडक्शन मिलती है। 3 पॉइंट था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम या 5,000 पर मंथ। GA में अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए नॉन बिजनेस जो असेसी है वो पैसा देता है तो डिडक्शन मिलती है। GB और GC में पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करने पे डिडक्शन मिलती है। JAA में एडिशनल एम्प्लॉइज को पेमेंट सैलरी देने पर डिडक्शन मिलती है 30% 3 साल के लिए। 80QQB में 3 लाख रुपए तक की आपको रॉयल्टी पर डिडक्शन मिलती है, और RRB में 3 लाख रुपए तक की पेटेंट की रॉयल्टी पर डिडक्शन मिलती है। और 80U में डिसेबिलिटी के केस में जो असेसी है अगर वो डिसेबल है तो वो एक 40% से 80% तक डिसेबिलिटी है तो 75,000, और 80% या उससे ऊपर है तो फ्लैट 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। तो ये था हमारा डिडक्शन का चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप इसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाएंगे और